हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। मैनेजमेंट के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था एचआरपी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। वो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के पहले का प्रोसेस था। जब आपका ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग हो जाता है देन आप क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर रिक्रूटमेंट होता क्या है, देन उसके बाद हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की ओर मूव करेंगे। तो रिक्रूटमेंट क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है ऑफ सर्चिंग फॉर एंड ऑब्टेनिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब्स फ्रॉम एमंग whom द राइट पीपल कैन बी सेलेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, रिक्रूटमेंट क्या है, भर्ती क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है क्या करने का, ऑफ ऑब्टेनिंग एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन को प्राप्त करने का। किसका एप्लीकेशन, फॉर जॉब, जॉब का एप्लीकेशन, फ्रॉम एमंग उन लोगों से whom the right people can be selected, जिनमें से right people को select किया जा सकता है। मीन्स अगर सरल भाषा में बोला जाए एक लाइन में, तो रिक्रूटमेंट क्या है कि वैसे लोग से एप्लीकेशन ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, जिनमें से हम सही लोगों को, सही कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड attracting the potential resources for filling up the vacant positions in an organization। रिक्रूटमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट पोजीशन, जो रिक्त पद है, उसको भरने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना, जो पोटेंशियल रिसोर्सेस हैं, जो पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, उनको फाइंड करना, उनको अट्रैक्ट करना। ओके। It sources the candidates with the abilities and attitude which are required for achieving the objective of an organization। ये क्या करता है स्टूडेंट, इट सोर्सेज द कैंडिडेट्स विद द एबिलिटीज एंड एटीट्यूड। ये बताता है कि कोई जो कैंडिडेट है, पर्टिकुलर कैंडिडेट, उसमें वो एबिलिटीज या एटीट्यूड है कि नहीं, जो कि रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये है रिक्रूटमेंट का छोटा सा एक जस्ट ओवरव्यू। हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले स्टूडेंट, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये वीडियो आपका 1 आवर का लगभग जाने वाला है, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना लंबा कंटेंट है हम लोग ईच एंड एवरी स्टेप को समझने वाले हैं। हर एक स्टेप में जो सब स्टेप फॉलो किए जाते हैं उसे भी समझने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की। तो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, अपना अपना लक्ष्य होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना नेचर भी होता है ना, सबका फॉर्म अलग अलग होता है। तो उसके अनुसार रिक्रूटमेंट प्रोसेस वेरी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। So it is recommended that the HR team of an organization follows the 5 best practices as shown in the following image to increase the efficiency of the hiring। तो ऐसा रिकमेंड किया जाता है, ऐसा सजेस्ट किया जाता है एचआर टीम को, जो ह्यूमन रिसोर्स की टीम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो इन 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ताकि वो हायरिंग के एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके, अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफिशियंट बना सके। वो कौन कौन से 5 बेस्ट प्रैक्टिस है? द फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट प्लानिंग, जिसमें क्या किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है सबसे पहले रिक्रूटमेंट का। ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। मीन्स जब आपने प्लानिंग कर लिया उसके बाद आप स्ट्रेटेजी बनाइएगा। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से हमें रिक्रूट करना है। जब आपने स्ट्रैटेजी भी डेवलप कर लिया उसके बाद आप करेंगे सर्चिंग का काम। सर्चिंग मीन्स क्या, जो आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, जिस प्रकार के चाहिए, आप उनको सर्च करेंगे, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने सर्च कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आप स्क्रीनिंग करेंगे, यानी कि उनमें से फिल्टर करेंगे जो कि अनस्किल्ड है, या जो जिनके पास वो स्किल्ड नहीं है, नॉलेज नहीं है, जो उस वर्क को नहीं कर सकते, उनको आप हटाएंगे, और जो बेस्ट सुटेबल एम्प्लॉय होंगे उनको आप रखेंगे। और सबसे लास्ट होता है इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इफेक्टिव है नहीं है, इन सारे चीजों का इवेल्युएशन। ओके। तो ये बेस्ट 5 प्रैक्टिसेस है स्टूडेंट, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर टीम होते हैं उनको ये रिकमेंड किया जाता है फॉलो करने का।
तो आज बेसिकली हम इस वीडियो में पढ़ने के वाले हैं इन पांचों स्टेप को, इन पांचों प्रैक्टिस को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट काफी ज्यादा मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, उसके बाद वीडियो बनाने में। मैं बता नहीं सकता ये कंटेंट बनाने में 3 घंटे का समय लगा, ठीक है। तो चलिए, और अभी वीडियो बनाने में जो समय लगेगा, फिर एडिटिंग में, फिर डालने में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट रिक्रूटमेंट प्लानिंग से। ओके, सो फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट प्लानिंग। ये क्या होता है भाई? जैसा कि नेम से पता चल रहा है, इसमें क्या किया जाएगा? प्लानिंग किया जाएगा। सो रिक्रूटमेंट प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है, वेयर द वैकेंट पोजीशंस आर एनालाइज्ड एंड डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे क्या किया जाता है? जो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोजीशन में क्या, जो रिक्त पद है, जो खाली पद पड़े हुए हैं जिनमें एम्प्लॉय को भरा जाना है, उनको एनालाइज किया जाता है, उनको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स जॉब स्पेसिफिकेशंस, इट्स नेचर, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब एक्सेट्रा। अब रिक्रूटमेंट का जब प्लानिंग कर रहे हैं, जब एनालाइज किया जा रहा है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें जॉब का जो स्पेसिफिकेशन होगा, जॉब का क्या नेचर है, क्या एक्सपीरियंस आप रिक्वायर्ड करते हैं, यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉय से, उनके क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, क्या क्या स्किल्स आने चाहिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो a structured requirement recruitment plan is mandatory to attract potential candidates from a pool of candidates। जो एक pool of candidates है जो कि अप्लाई करेंगे उस वैकेंट पोजीशन के लिए, उनमें से आप अगर पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी कि देखिए, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वैकेंट पोजीशन को रिलीज करती है, तो आप लोग उसमें क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका अट्रैक्शन उसकी ओर नहीं जाएगा तो आप अप्लाई नहीं करिएगा। आप अप्लाई क्यों करते हैं? पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे आपका माइंड ये डिसाइड करता है कि हम इस जॉब के लिए अप्लाई करें या ना करें। यानी कि आप उस स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट प्लान को देख रहे हैं, तो वो जो रिक्रूटमेंट प्लान है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ताकि वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर सके, जो कि संभावित एम्प्लॉय हो सकते हैं, हावी एम्प्लॉय हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो द पोटेंशियल कैंडिडेट्स शुड बी क्वालिफाइड, experienced, with a capability to take the responsibilities required to achieve the objectives of the organization। और जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो कि संभावित एम्प्लॉय हैं, वो क्वालिफाइड होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, उनके पास ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको हैंडल कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी को वहन कर सके। ओके, तो ये था रिक्रूटमेंट प्लानिंग। अब रिक्रूटमेंट प्लानिंग जब हम लोग कर रहे होते तो हमने देखा कि इसमें काफी सारा स्टेप्स आया, लाइक नेचर, जॉब स्पेसिफिकेशन, है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन, एनालाइज करना, तो ये सारे सब स्टेप, और ये भी एक सीक्वेंस मैनर में किया जाता है। यानी कि जब आप रिक्रूटमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर भी आपको काफी सारे स्टेप फॉलो करने हैं, और वो भी एक सीक्वेंस में फॉलो करने हैं। तो आइए अब हम लोग उस सब स्टेप की ओर मूव करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग वैकेंसी। ये क्या है स्टूडेंट? अभी हम लोग रिक्रूटमेंट प्लानिंग पढ़ रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग वैकेंसी। इसमें क्या करना रहता है? जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे वैकेंसी को आइडेंटिफाई करता है। इट इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्लान इज आइडेंटिफाइंग द वैकेंसी। यानी कि जो सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है रिक्रूटमेंट प्लानिंग का, वो क्या है? वैकेंसी को आइडेंटिफाई करना। हम पहले आइडेंटिफाई तो करें कि कौन सा वैकेंसी पड़ा है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस बिगिंस विथ रिसीविंग द रिक्वेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द HR डिपार्टमेंट। इस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट कि जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे क्या आता है? मांग आता है रिक्रूटमेंट्स का। किसके पास आता है? HR डिपार्टमेंट के पास आता है। देखिए,
हम लोग पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि जितना भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड टास्क होता है फंक्शन ऑफ एचआर में हमने पढ़ा था, वो कौन परफॉर्म करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। तो जब स्टाफिंग का जो टास्क हो रहा है, ये जो रिक्रूटमेंट है ये क्या स्टाफिंग का ही एक टास्क है। तो जब स्टाफिंग परफॉर्म हो रहा है तो ये कौन परफॉर्म करेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करेगा, है ना। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब किसी अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत है, कहीं दो, कहीं पांच, कहीं हजार एम्प्लॉय की जरूरत है। तो क्या वो डिपार्टमेंट हायर करेगी एम्प्लॉयज को? बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग से एचआर डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो ये सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, इनके जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ये क्या करेंगे? एचआर डिपार्टमेंट को सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, या उनसे मांग करेंगे कि हमें इतने एम्प्लॉयज की जरूरत है, यानी कि वो क्या करेंगे? उसे वैकेंसी को बताएंगे, विच कंटेंट्स, जिनमें होगा क्या क्या होगा? नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड, वो बताएंगे एचआर डिपार्टमेंट को कि हमें इतने नंबर ऑफ पोस्ट को फिल्ड करना है। नंबर ऑफ पोजीशंस बताएंगे, कितने नंबर ऑफ पोजीशंस है। फिर वो बताएंगे उसमें कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी परफॉर्म, यानी कि जो एम्प्लॉय को हायर किया जाएगा हमारे डिपार्टमेंट में, आप रिक्रूट करके भेजिएगा, उनकी क्या ड्यूटीज होगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, क्या क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम होना चाहिए और कितना एक्सपीरियंस्ड वो एम्प्लॉय होना चाहिए। ये सारी चीजें कौन बताएगा? बताइए। ये बताएगा जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उनके डिपार्टमेंटल हेड बताएंगे किसको? एचआर डिपार्टमेंट को। और इसके बेसिस पे एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा? स्टूडेंट वैकेंसी को आइडेंटिफाई करेगा। सो व्हेन अ वैकेंसी इज आइडेंटिफाइड, अब वैकेंसी क्या हो गया? आइडेंटिफाइड हो गया। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोर्सिंग मैनेजर, या सोर्सिंग मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है टू एसर्टेन वेदर द पोजीशन इज रिक्वायर्ड और नॉट, यह सुनिश्चित करना कि जो पोजीशन है वो जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं है। मीन्स या क्या ये परमानेंट है या टेम्पोररी है। जैसे आप लोग देखते हैं कई सारा जॉब पोजीशन निकलता है जो कि टेम्पोररी होता है। आजकल तो गवर्नमेंट में भी आप लोग जान रहे हैं संविदा पे नौकरी होता है ना, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, टेम्पोररी बेसिस पे होता है, परमानेंट नहीं होता है। क्या ये फुल टाइम होने वाला है या पार्ट टाइम होने वाला है? अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स भी होते हैं, है ना, फुल टाइम जॉब्स भी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोर्सिंग मैनेजर का। ये सारा काम है कि जब वैकेंसी आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद ये सारा चीज को ये देखेगा। तो दीज पैरामीटर्स शुड बी इवेल्युएटेड बिफोर कमेंसिंग रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट को स्टार्ट करने के पहले, शुरू करने के पहले ये सारे जो पैरामीटर्स है इनको इवेल्युएट कर लेना जरूरी। जब ये हो गया, स्टूडेंट वैकेंसी आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद क्या किया जाता है? जॉब एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। ये सारा अभी हम लोग रिक्रूटमेंट प्लानिंग में ही पढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट प्लानिंग का ये सारा सब स्टेप्स है जो कि सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है। तो जॉब एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड डिटरमाइनिंग the duties, responsibilities, skills, abilities and work environment of a specific job. जॉब एनालिसिस में क्या किया जाता है? नेम से पता चल रहा है ना, जॉब का एनालिसिस किया जाएगा। यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जो एक स्पेसिफिक जॉब पोजीशन के ड्यूटीज होगी, यानी उसका कर्तव्य, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जिम्मेदारी, जो स्किल्स उसे आना चाहिए, जो जो एबिलिटीज उसे आनी चाहिए, वर्किंग इन्वायरमेंट क्या होगा, इसको आइडेंटिफाई करना, है ना, इसको एनालाइज करना और डिटरमाइन करना, यानी निर्धारित करना। ये काम किसमें होगा? जॉब एनालिसिस में। तो these factors help in identifying what a job demands and what an employee must possess in performing a job productively. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि एक जॉब की आखिर क्या डिमांड है और एक एम्प्लॉय को कौन कौन से एक्टिविटी परफॉर्म करने चाहिए उस जॉब को प्रोडक्टिवली करने के लिए। आगे बात समझ में स्टूडेंट? तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट टास्क आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ टू परफॉर्म देम। जॉब एनालिसिस यह हेल्प करता है समझने में कि कौन सा टास्क इम्पोर्टेंट है और उसे कैसे परफॉर्म किया जाना है।
तो द फॉलोइंग स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट इन एनालाइजिंग अ जॉब। जब आप किसी जॉब को एनालाइज करते हैं तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग एंड कलेक्टिंग जॉब इंफॉर्मेशन। जो जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करना यानी कि दर्ज करना, उसको कलेक्ट करना। नेक्स्ट है एक्यूरेसी इन चेकिंग द जॉब इंफॉर्मेशन। ये चेक करना कि आपके पास जो जॉब इंफॉर्मेशन आया है वो एक्यूरेट है या नहीं। नेक्स्ट है जेनरेटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन को जेनरेट करना यानी कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आया आप क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जॉब डिस्क्रिप्शन को जेनरेट करेंगे। ठीक है, अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है हम लोग जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द स्किल्स, नॉलेज एंड स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। यानी कि उस जॉब के लिए जो आपके पास इंफॉर्मेशन आया है जॉब की, उस जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो जब आपने स्टूडेंट क्या कर लिया, जॉब को आइडेंटिफाई कर लिया यानी कि आपने वैकेंसी को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने जॉब को एनालाइज कर लिया, उसके बाद जो इमीडिएट प्रोडक्ट्स होता है जॉब एनालिसिस के बाद वो क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब का डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ये कभी कभी आपसे 4 मार्क्स में अकेले पूछ दिए जाते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, या जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे इसे हम लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने वैकेंसी को आइडेंटिफाई कर लिया, देन हमने क्या किया, हमने जॉब पोजीशन को एनालाइज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एनालाइज किए गए डेटा के अकॉर्डिंग जॉब डिस्क्रिप्शन को तैयार करेंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है विच इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, जिसे कि वर्णित किया जा सकता है। मीन्स इतना हिंदी नहीं, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का मतलब यानी कि इसमें सारा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है जॉब से रिलेटेड, एंड कंटेन्स द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द जॉब एनालिसिस। और जो हमने जॉब एनालिसिस किया था इसके पिछले वाले स्टेप में, उसका इसमें फाइनल स्टेटमेंट लिखा होता है। ठीक है, दिस डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एक सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कोप ऑफ जॉब रोल्स। देखिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है बेसिकली वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो जॉब रोल है उसका क्या स्कोप होने वाला है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एंड द पोजिशनिंग ऑफ द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उस जॉब का क्या पोजीशन है ना। ओके, so and this data gives the employer and the organization a clear idea of what an employee must do to meet the requirement of his responsibilities, है ना। ये जो डेटा होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है, ये एम्प्लॉयर को या ऑर्गेनाइजेशन को ये एक क्लियर आइडिया देता है कि एक एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मीट करने के लिए, है ना। यानी कि वो अपने जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन में होता क्या है हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, सो जॉब डिस्क्रिप्शन इज जेनरेटेड फॉर फुलफिलिंग द फॉलोइंग प्रोसेस। जॉब डिस्क्रिप्शन को जेनरेट किया जाता है इन सारे प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए। कौन कौन से प्रोसेस को, क्लासिफिकेशन एंड रैंकिंग ऑफ जॉब्स, यानी जो जॉब है उसका क्या क्लासिफिकेशन होगा, कौन सा रैंक होगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेसिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज। जो न्यू ह्यूमन रिसोर्सेज आप ला रहे हैं उसका क्या कहाँ पे प्लेसिंग होगा, ओरिएंटेशन कैसा होगा, इसके अनुसार। प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स, यानी कि प्रमोशन और जो ट्रांसफर हो रहा है उसको फुलफिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन को जनरेट कर रहे हैं। डिस्क्राइबिंग द कैरियर पाथ, कैरियर पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए। फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क स्टैंडर्ड्स है उसके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। यानी कि अभी हमने क्या देखा, इन सारे टास्क के लिए हम क्या कर रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन जनरेट कर रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों जनरेट कर रहे हैं, इन सारे टास्क के लिए। ठीक है,
अब जॉब डिस्क्रिप्शन जब हम लोग जनरेट करते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होगा। तो आखिर इसमें लिखा हुआ क्या रहता है? हम लोग आज तक जीवन में हजार जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट देख चुके हैं। आप सोचिएगा कैसे? इतना सारा वेबसाइट है, आप लोग कहीं भी जाते हैं, जो भी मीन्स गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वहां पे हमेशा कहीं ना कहीं किसी प्रकार का जॉब आया हुआ रहता है। आप क्या करते हैं? नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। जब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसी के अंदर में रहता है जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट। नहीं पता है? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आपको जस्ट अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ए जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एक जॉब डिस्क्रिप्शन जो डॉक्यूमेंट होता है वो इन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। सबसे पहला क्या? जॉब टाइटल या जॉब आइडेंटिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन। ये क्या होता है? दिस इंक्लूड्स द जॉब टाइटल, अल्टरनेटिव टाइटल या डिपार्टमेंट डिवीजन। मीन्स इसमें क्या रहता है? जॉब का टाइटल। आप लोग देखते होंगे कि जो भी वैकेंसी आती है उसमें लिखा रहता है या तो जॉब का आईडी होगा या जॉब का टाइटल होगा, है ना? कुछ इस प्रकार से होता है, सबका अलग अलग अपना यूनिक होता है। ओके, डिवीजन एंड प्लांट एंड कोड नंबर ऑफ द जॉब। कहीं कहीं पे जॉब का कोड नंबर लिखा रहता है, लाइक 3321, कुछ इस प्रकार से, है ना, जिसे जॉब आईडी बोला जाता है। तो द जॉब टाइटल आइडेंटिफाइज एंड डिजिग्नेट्स द जॉब प्रॉपरली। जो जॉब टाइटल होता है ये क्या करता है? जॉब को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, एक तो ये हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में। दूसरा क्या होता है? जॉब का लोकेशन, यानी कि जो जॉब है आप जिसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसका लोकेशन क्या होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज जॉब समरी। अब जॉब समरी में क्या होता है? दिस सर्व्स टू इंपॉर्टेंट पर्पस। अब जो जॉब समरी है वो दो इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए लिखा जाता है। फर्स्ट इज इट गिव्स एडिशनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, additional identification information when a job title is not adequate। मीन्स जब आपका कोई जॉब टाइटल एडिक्वेट नहीं है, यानी कि उसे पहचाना नहीं जा सकता है जॉब टाइटल से। यानी कि जैसे मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से है कि टीचर का जो है वो रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ टीचर से बोलना, सिर्फ टीचर जॉब टाइटल रखना यहाँ पे एडिक्वेट नहीं है। यानी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि किस टाइप के टीचर को, तो वहां पे बात आ जाती है जॉब समरी को। तो फर्स्ट तो जॉब समरी ये आइडेंटिफाई कर देता है, क्लियर कर देता है, सारे जॉब को अलग अलग कर देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज सेकेंडली इट गिव्स द समरी अबाउट द पार्टिकुलर जॉब, और उस जॉब से रिलेटेड एक छोटा सा समरी ये हमें देता है। द नेक्स्ट वन इज जो कि आपका होता है डिस्क्राइब किया हुआ, वो होता है जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें क्या होता है? दिस गिव्स अ टोटल लिस्टिंग ऑफ ड्यूटीज together with some indication of the frequency of occurrence or percentage of time devoted to each major duty। देखिए, जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आपको बताया हुआ रहता है। इसमें क्या दिया हुआ रहता है? टोटल लिस्टिंग ऑफ ड्यूटीज टुगेदर, यानी कि उस जॉब पोजीशन के लिए, पार्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए कौन कौन से ड्यूटीज परफॉर्म करने हैं वो लिखा हुआ रहता है। और थोड़ा सा इंडिकेशन भी रहता है कि आपको कितने अकरेंस, यानी कि कितना बार कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, या कितना परसेंटेज आपको कौन से ड्यूटी के लिए आपको अपना डिवोट करना है, कितना आपको परसेंटेज देना है। सो दीज टू आर रिगार्डेड एज द हियर ऑफ द जॉब। अब इसे क्या बोला जाता है? इसे हियर ऑफ द जॉब भी बोला जाता है। किसे? जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ओके, द नेक्स्ट वन इज मशीन्स। जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में होता है वो मशीन्स के बारे में ही बताया हुआ रहता है। मीन्स यहाँ पे मशीन्स क्या, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। Which will also gives information about the tool, the machines and the equipment to be used। यानी कि आप जिस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से टूल, मशीन्स, इक्विपमेंट वगैरह का यूज करना है वो इसमें क्लैरिफाई किया हुआ रहता है। द नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का प्रोसेस क्या होगा? मीन्स दिस विल गिव एन आइडिया द नंबर ऑफ पर्सन टू बी सुपरवाइज्ड along with their job title and the extent of supervision। यानी कि ये एक आइडिया देता है प्रोसेस ऑफ सुपरविजन जो जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में होता है कि नंबर ऑफ पर्सन टू बी सुपरवाइज्ड, कितने नंबर ऑफ पर्सन जो है वो सुपरवाइज्ड किए जाएंगे जो जिस जॉब टाइटल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और सुपरवाइज किए जाने का लिमिट क्या है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ सुपरविजन।
The next one is working conditions, means it gives us information about the environment in which a job holder must work. वर्किंग कंडीशन हमें क्या बताता है, इन्वायरमेंट के बारे में बताता है कि किस इन्वायरमेंट में हमें काम करना है जा करके, है ना। जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ये सारी बातें। तो ये सारी बातें किस में होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में। द लास्ट वन इज हेल्थ हैजार्ड्स। इसमें क्या होता है, इट गिव्स अस द नेचर ऑफ रिस्क ऑफ लाइफ एंड लिम्ब, देयर पॉसिबिलिटीज ऑफ अक्रेंस एक्सेट्रा। यानी कि कई सारे ऐसे जॉब भी होते हैं जिसमें बीमारी का खतरा होता है या कहीं कहीं जान का भी खतरा होता है, तो वो भी इसमें मेंशन किया हुआ रहता है। ओके, तो ये सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ी ये किस में होता है स्टूडेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन जो जेनरेट किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट उसमें होता है। ओके, नाउ अब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन भी हो गया, इसके बाद बताइए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। अब क्या होगा, जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है बेसिकली, ये बताता है कि जो हम एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो जॉब स्पेसिफिकेशन फोकसेस ऑन द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट whom the HR team is going to hire। जॉब स्पेसिफिकेशन कैंडिडेट के स्पेसिफिकेशन पे फोकस करता है जिनको एचआर टीम हायर करने वाली है ना, यानी उस कैंडिडेट का क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो द फर्स्ट स्टेप इन जॉब स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एट इट्स लोकेशन। तो जॉब स्पेसिफिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, जितने भी जॉब्स हैं उनका लिस्ट तैयार करना और जो उनका लोकेशन है उसको तैयार करना। और सेकेंड स्टेप क्या होगा, जेनरेट द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच जॉब। हर एक जॉब के इंफॉर्मेशन को जेनरेट करना। सो इस इंफॉर्मेशन में होगा क्या, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट ईच जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलोज। फर्स्ट उसमें होगा फिजिकल स्पेसिफिकेशंस। फिजिकल स्पेसिफिकेशंस मींस क्या, इट इंक्लूड द फिजिकल क्वालिफिकेशंस और फिजिकल कैपेसिटीज दैट वेरी फ्रॉम जॉब टू जॉब। यानी कि आपका फिजिकल क्वालिफिकेशंस क्या होगा ये फिजिकल स्पेसिफिकेशन में बताया जाएगा। और देखिए क्वालिफिकेशन हर एक जॉब के लिए अलग अलग हो सकता है, तो ये वेरी करेगा जॉब टू जॉब। नेक्स्ट क्या बता रहेगा, फिजिकल फीचर्स। अब फिजिकल फीचर्स और फिजिकल स्पेसिफिकेशन अलग अलग है, इसमें काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। फिजिकल फीचर्स मीन्स क्या हुआ कि हमारा शारीरिक क्षमता क्या होना चाहिए। जैसे फिजिकल क्वालिफिकेशंस और कैपेसिटीज इंक्लूड फिजिकल फीचर्स, और फिजिकल फीचर्स में क्या होगा, लाइक हाइट, वेट, चेस्ट, विजन, हियरिंग, है ना, एबिलिटी टू लिफ्ट वेट, एबिलिटी टू कैरी वेट, हेल्थ, एज, कैपेसिटी टू यूज और ऑपरेट मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ये सारे किस में आ गए, फिजिकल फीचर में। नहीं समझ में आया, हिंदी में बता देते हैं। जैसे कई सारा जॉब होता है, जैसे आर्मी का जॉब है, उसमें क्या आपका हाइट मीन्स कितना आपका हाइट है, लंबाई है, वेट मीन्स कितना आपका वजन है, चेस्ट आपका, फिर विजन आपका आंखों की जो आंखों की क्षमता है वो कितनी है, हियरिंग आप जो है पूरा सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं, एबिलिटी टू लिफ्ट वेट, उसमें है ना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आपको इतना वेट कम से कम तो लिफ्ट करना ही करना है। एबिलिटी टू कैरी वेट, आप कितना वेट को कैरी करके चल सकते हैं, आप भाग सकते हैं। हेल्थ आपका अच्छा होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए ना, एज मिनिमम मैक्सिमम डिफाइंड होता है। कैपेसिटी टू यूज और ऑपरेट मशीन, जो मशीन्स वहां पे यूज किए जा रहे हैं आप उन्हें यूज कर पाते हैं, ऑपरेट कर पाते हैं या नहीं, टूल्स इक्विपमेंट वगैरह, ये सारे फिजिकल फीचर्स में बताए हुए होते हैं। द नेक्स्ट वन इज मेंटल स्पेसिफिकेशंस। अब मेंटल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, सो इट इंक्लूड एबिलिटी टू परफॉर्म अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस। यानी कि मेंटल स्पेसिफिकेशन में आपका जो दिमागी ताकत होता है ना, दिमागी क्षमता, जिसे और शुद्ध में बोल सकते हैं बौद्धिक क्षमता, उसका चेक किया जाता है, यहाँ पे चेकअप किया जाता है। तो इसमें क्या क्या होगा कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि जो गणित है आपको सॉल्व कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, डेटा को इंटरप्रेट कर पा रहे या नहीं, इंफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट्स टू रीड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, है ना, अलग अलग जॉब के हिसाब से वेरी कर सकता है। एबिलिटी टू प्लान, आप प्लान कर पाते हैं। रीडिंग एबिलिटीज, आपका रीडिंग एबिलिटीज कैसा है, साइंटिफिक एबिलिटीज, जजमेंट, एबिलिटी टू कंसंट्रेट,
एबिलिटी टू हैंडल वेरिएबल फैक्टर्स, अलग अलग वेरिएबल फैक्टर्स आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जनरल इंटेलिजेंस आपका कैसा है, आपका मेमोरी कैसा है, ये सारे मेंटल स्पेसिफिकेशन में बताए जाते हैं। यानी कि मेंटल स्पेसिफिकेशन में बताया जाता है कि आपका इतना इतना होना चाहिए, यानी कि इतना आपका रीडिंग एबिलिटी होना चाहिए, टाइपिंग एबिलिटी, जो भी है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया रखता है। नेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन में इमोशनल एंड सोशल स्पेसिफिकेशन। अब ये क्या है, काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इमोशनल और सोशल स्पेसिफिकेशन क्या है, जो कि जॉब स्पेसिफिकेशन में दिया जाता है। सो इमोशनल एंड सोशल स्पेसिफिकेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर पोस्ट ऑफ मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, फोरमैन एक्सेट्रा। मैनेजर या सुपरवाइजर या फोरमैन के जो पोस्ट होते हैं उसके लिए इमोशनल और सोशल स्पेसिफिकेशन ज्यादा मायने रखता है। इसमें होता क्या है, दीज इंक्लूड इमोशनल स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सोशल अडेप्टेबिलिटी इन ह्यूमन रिलेशनशिप, पर्सनल अपीयरेंस इंक्लूडिंग ड्रेस, पोस्चर्स एक्सेट्रा। अब देखिए, जब आप किसी भी मान लिया जाए ब्रांच के या डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा इमोशनल और सोशल भी होना पड़ता है अपने अधीनस्थ के प्रति, अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति, है ना। आप उनसे कुछ पर्सनल बातें भी करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए, ठीक है। अब वो किस तरह का होना चाहिए वो इसमें मेंशन किया जाता है। ह्यूमन रिलेशनशिप आपको डेवलप करना आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर सके, मीन्स आप जो बोले आपका बात सबऑर्डिनेट्स पे हावी हो जाए, है ना, सबऑर्डिनेट्स आपके बात को माने, है ना, डर से नहीं। आप जब बोले तो वो आपसे क्या हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए, वो आपके बात को मन से माने, घबरा कर नहीं, भय से नहीं, ठीक है। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, आपका जो पर्सनल अपीयरेंस होता है, आप या मैनेजर है, यू आर द मैनेजर, तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस रखें, लाइक आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए बात करते समय, कंपनी का कोई अगर मान लिया जाए प्रोजेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करते समय, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है, बिहेवियरल स्पेसिफिकेशंस प्ले एन important रोल इन सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर हायर लेवल जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में जो हायर लेवल के जॉब्स होते हैं उन पे जब कैंडिडेट को हायर किया जाता है तो वहां पे बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो these specification include judgments, research, creativity, teaching ability, maturity, trial of conciliation, self-reliance, dominance, etc. यानी कि जब आप किसी हायर पोस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर रहे हैं तो वहां पे आपको बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन देखना है, लाइक जजमेंट करने की क्या क्षमता है, क्या रिसर्च उन्होंने क्या है, क्रिएटिविटी क्या है उनका, टीचिंग एबिलिटी क्या है ना, मैच्योरिटी क्या है, इन इस तरह की सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारा क्या था, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। जॉब स्पेसिफिकेशन में इतनी सारी बातें रहती है। So job specifications information must be converted into employee specification information in order to know what kind of person is needed to fill a job. अब ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन है आपके पास, इसको एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाना चाहिए ताकि ये पता लग सके कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज नीडेड टू फिल अ जॉब, किस तरह का पर्सन चाहिए इस जॉब के लिए। So employee specification is like a brand name. Employee specification क्या होता है, like a brand name होता है, which spells that the candidate with particular employee specification general possesses the qualities specified under job specification. यानी कि जो अब हम लोगों ने अभी क्या बनाया, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाया। इस जॉब स्पेसिफिकेशन से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन बनाएंगे, जिससे ये सीधा हमें पता चलेगा, ये बताएगा कि आखिर कौन सा एम्प्लॉय किस जॉब के लिए बेस्ट होगा। यानी कि बेसिकली विथ अ पार्टिकुलर एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, यानी कि एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन जो जिसके पास होगा वो इस जॉब के अंदर लाई करेगा, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो आखिर क्या होगा उसमें, तो वो हम लोग जान लेते। तो ए एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट provides information on the following elements.
जो एक एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है वो इन सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट वन इज क्वालिफिकेशन, यानी कि जो हम एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं उसके क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके क्या एक्सपीरियंस होने चाहिए, लाइक 5 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस या नो एक्सपीरियंस, प्रेशर हो सकता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो बात होगी वो लिखी हुई होगी, क्या क्या स्किल्स चाहिए उसे, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, प्लानिंग ऑफ कैरियर क्या होगा। तो ये सारी चीजें किसमें रहेगी, एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में रहेगी। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है स्टूडेंट, अभी तक ध्यान दीजिए, हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप ही पढ़ रहे हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट प्लानिंग। अभी तक हम लोग रिक्रूटमेंट किए नहीं है, अभी रिक्रूटमेंट के लिए प्लानिंग ही चल रहा है। रिक्रूटमेंट प्लानिंग का हम लोग सब स्टेप पढ़ रहे हैं, दैट इज सबसे पहले हमने वैकेंसी को क्या किया, आइडेंटिफाई किया, देन उसके बाद हमने उसे एनालाइज किया, हमने जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किया, मीन्स जॉब क्या क्या जॉब है, जॉब में क्या क्या करना है, देन हमने जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार किया, लाइक एम्प्लॉयज को क्या क्या एबिलिटी होना चाहिए उसके हिसाब से हमने एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन तैयार किया। ठीक है, नाउ जो प्लानिंग में नेक्स्ट सब स्टेप आता है वो आता है जॉब इवेल्युएशन, और ये प्लानिंग का लास्ट स्टेप। इसमें क्या किया जाता है, इट इज अ कंपैरेटिव प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, असेसिंग एंड डिटरमाइनिंग द रेलिवेंट वैल्यू और वर्थ ऑफ अ जॉब इन रिलेशन टू द अदर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मान लिया जाए जॉब इवैल्यूएशन, देखिए क्या होता है, ये एक सबसे पहले तो कंपैरेटिव प्रोसेस है। कंपैरेटिव प्रोसेस मींस क्या, तुलनात्मक, इसमें तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ऑफ एनालाइजिंग, एसेसिंग एंड डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वैल्यू वर्थ ऑफ अ जॉब। यानी कि किसी एक जॉब की क्या रिलेटिव वैल्यू है किसी दूसरे जॉब से प्रति। जैसे समझिए एक जॉब है हमारे पास, ठीक है, वो मान लिया जाए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की, दूसरा हमारे पास कोई जॉब है वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे जॉब इवैल्यूएशन में, कि एक जॉब जो है वो दूसरे से कितना रिलेटेड है, कितना वैल्यू है, कितना वर्थ है। तो इसका बेसिकली मेन जो है ऑब्जेक्टिव क्या होता है जॉब इवैल्यूएशन का, टू एनालाइज एंड डिटरमाइन विच जॉब कमांड्स हाउ मच पे, यानी कि किस जॉब के लिए कितना पे करना चाहिए, उसका वेज कितना होना चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये डिटरमाइन किसमें होता है, जॉब इवैल्यूएशन में डिटरमाइन होता है। ठीक है, सो देयर आर सेवरल मेथड्स सच एज जॉब ग्रेडिंग, जॉब क्लासिफिकेशन, जॉब रैंकिंग एक्सेट्रा विच आर इन्वॉल्व्ड इन जॉब इवैल्यूएशन। और अब जो जॉब इवैल्यूएशन है इसमें काफी सारे मेथड शामिल होते हैं, लाइक जॉब का ग्रेडिंग करना है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड का जॉब, सी ग्रेड का, डी ग्रेड का, जॉब का क्लासिफिकेशन करना अलग अलग ग्रुपिंग में, जॉब को रैंकिंग प्रोवाइड करना, रैंक ए का या रैंक 1 का, रैंक 2 का, रैंक 3 का जॉब। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, और उस प्रकार से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस जॉब के लिए कितना पे करना चाहिए। ठीक है, तो ये काम किस में होता है, जॉब इवैल्यूएशन में होता है। So job evaluation forms the basis for salary and wage negotiations। जितना भी सैलरी और वेज से रिलेटेड जो बातचीत होता है वो सारा जॉब इवैल्यूएशन में होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट स्टेप था ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस दैट इज प्लानिंग, क्या था हमारा, रिक्रूटमेंट प्लानिंग, ये हमारा यहाँ पे एंड हो गया। मीन्स हमने प्लानिंग को अब कंप्लीट कर लिया। हमने क्या क्या किया प्लानिंग में, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। प्लानिंग में सबसे पहले हमने किया, देखिए ये था आपका रिक्रूटमेंट प्लानिंग, हमने वैकेंसी को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने जॉब को एनालाइज किया, जॉब को एनालाइज करने के बाद हमने जॉब डिस्क्रिप्शन को तैयार किया, उसके बाद हमने जॉब स्पेसिफिकेशन को तैयार किया, ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन को तैयार किया, और उसके बाद हमने जॉब इवैल्यूएशन कर लिया, यानी कि कितना पे करना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का, दैट इज स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। मीन्स स्ट्रेटेजी को डेवलप करना, किस स्ट्रेटेजी को चूज किया जाए। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड प्रोसेस ऑफ या सेकंड स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दैट इज रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी। ओके, तो इट इज द सेकंड स्टेप ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, वेयर अ स्ट्रेटेजी इज प्रिपेयर्ड फॉर हायरिंग द रिसोर्सेज
रिसोर्सेज को हायर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर किया जाता है। कौन से रिसोर्सेज? ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करने के लिए, मीन्स एम्प्लॉय को हायर करने के लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर किया जाता है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के कंप्लीट होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड which strategy to adopt for recruiting the potential candidates for the organization। यानी कि जब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया, जब हमने जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये डिसाइड करना कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हमें रिक्रूट करना है उसके लिए कौन से स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया जाए। लाइक अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो while preparing a recruitment strategy, the HR team considers the following points। रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करते समय एक HR टीम को इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। द फर्स्ट वन इज मेक और बाय एम्प्लॉयज। अब ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म से, काफी बार आपसे एग्जाम में ये सिंगल क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि मेक और बाय एम्प्लॉयज क्या होता है। देखिए इसका अगर हम सामान्य अर्थ निकाले तो मेक और बाय एम्प्लॉयज का मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय को बनाना या एम्प्लॉय को खरीदना। अगर हम रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो इससे थोड़ा सा इसका अर्थ अलग हो जाता है। मीन्स यहाँ पे मेक और बाय एम्प्लॉयज का मतलब क्या है कि या तो आप एम्प्लॉय को बनाइए या तो आप बने बनाए एम्प्लॉय को लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से समझते। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रही है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो सकता है कि वो अनस्किल्ड एम्प्लॉय को हायर करे और उसके बाद उसे ट्रेनिंग दे उस चीज की, उसमें इन्वेस्ट करे। ये हो गया, यानी कि इसमें क्या किया जा रहा है, एम्प्लॉय को बनाया जा रहा है, उस जॉब स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय को मेक किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। तो ये हो गया मेकिंग द एम्प्लॉय। नाउ दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कि वो पहले से जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, उनको हायर करे डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाइंग द एम्प्लॉय। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है मेक और बाय एम्प्लॉयज। तो किस रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी को आपको अडॉप्ट करना है ये आपको इस जो है स्टेप में डिस्कस करना होता है। डिस्कस करना मीन्स यहाँ पे आपको चूज करना होता है। फिर आपका जो रिक्रूटमेंट है इसका टाइप क्या होगा, इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, हम लोग अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जियोग्राफिकल एरिया आपका क्या होगा, है ना, आजकल एमएनसीज बहुत बड़ी बड़ी आ गई है, वो तो मल्टी स्टेट छोड़ दीजिए, मल्टी नेशनल कंपनीज है। और रिक्रूटमेंट का सोर्सेज क्या होगा, है ना, अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, हम लोग देखेंगे इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स आगे। ओके, सो द डेवलपमेंट ऑफ अ रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग प्रोसेस। अब देखिए रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी को डेवलप करना एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया। बट हैविंग अ राइट स्ट्रेटेजी इज मैंडेटरी टू अट्रैक्ट द राइट कैंडिडेट्स। राइट कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक राइट स्ट्रेटेजी का होना बिल्कुल ही मैंडेटरी है, जरूरी। So the steps involved in developing a recruitment strategy include, एक रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए जो जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटिंग अप अ बोर्ड टीम। सबसे पहले तो एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए जो कि एम्प्लॉय को हायर करेगी। एनालाइजिंग एचआर स्ट्रेटेजी, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो उसकी स्ट्रेटेजी अभी चल रही है उसको एनालाइज करना। कलेक्शन ऑफ अवेलेबल डेटा, जो अवेलेबल डेटा है हमारे पास जॉब से रिलेटेड उसको क्या करना, कलेक्ट करना, उस कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करना और इन सारे के बेसिस पे क्या करना, लास्टली रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी को सेट करना, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करना। ये स्टेप स्टूडेंट फॉलो होते हैं। ओके, तो ये था आपका क्या सेकंड जो स्टेप है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, डेट इज स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। प्लानिंग कर लिया हमने, प्लानिंग के बाद हमने स्ट्रेटेजी भी बना लिया कि किस प्रकार से हायर करना है। अब इस दो स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, यानी कि सर्च करना चालू करेंगे कि अच्छा हमें कौन से एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थर्ड स्टेप की ओर मूव करते हैं, डेट इज सर्चिंग फॉर द राइट कैंडिडेट्स। So searching is the process of recruitment where the resources are sourced depending upon the recruitment of the job। बहुत अच्छा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है
कि सर्चिंग क्या है, एक प्रक्रिया है रिक्रूटमेंट का, जिसमें क्या किया जाता है, रिसोर्सेज को सोर्स्ड किया जाता है ना। मीन्स रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉइज, उनको सोर्स्ड किया जाता है। किन सोर्स से हमें उनको लेना है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। और ये जो सोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है। अब ये सोर्स अलग अलग हो सकता है, अभी हम लोग देखेंगे इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में। इंटरनल सोर्स के बारे में लिखिए, एक्सटर्नल सोर्स के बारे में लिखिए। तो ये जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, गारंटी हम कहते हैं कि इससे VBI 10 से 12 क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो एकदम ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। बाकी सारा जो वीडियो जाने वाला है इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ओके, सो आफ्टर द रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी इज डन, जब रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी हमारा डन हो गया, द सर्चिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी इनिशियलाइज, जो सर्चिंग ऑफ कैंडिडेट्स होता है वो इनिशियलाइज हो जाता है। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, इस प्रोसेस में टोटल 2 स्टेप होते हैं। द फर्स्ट वन इज सोर्स एक्टिवेशन। ये क्या होता है भाई, वंस द लाइन मैनेजर वेरीफाइज एंड परमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द वैकेंसी, एक बार जब लाइन मैनेजर ने वैकेंसी के एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर दिया और परमिट कर दिया, आपको अलाउ कर दिया, द सर्च फॉर कैंडिडेट इज स्टार्ट, यानी कि कैंडिडेट के लिए सर्च करना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड इज क्या, सेलिंग। ये क्या है, हेयर द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट्स द मीडिया थ्रू विच द कम्युनिकेशन ऑफ वैकेंसीज रीच द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। अब देखिए, हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया, हम लोगों ने स्ट्रैटेजी भी डेवलप कर लिया, अब हमें कैंडिडेट को सर्च करना है। तो लाइन मैनेजर ने हमें अलाउ कर दिया कि ठीक है भैया, अब आप सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये चूज करेगा कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहिए, हम किस मीडिया का यूज करें कम्युनिकेशन करने के लिए, जो कि ये वैकेंसी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो है, जो भावी उम्मीदवार है, जो संभावित उम्मीदवार है, उसके पास जा सके। जैसे हम लोगों को किसी जॉब के बारे में, किसी वैकेंसी के बारे में पता चलता है, अभी कैसे पता चलता है, सबसे पहले तो आजकल हो गया वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट से, या डायरेक्टली हम कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, कैरियर पोर्टल पे, ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा, हमें न्यूज़पेपर से पता चलता है, कई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से उनसे पता चलता है। तो यहाँ पे ये चूज करना रहता है ऑर्गेनाइजेशन को कि कौन से मीडिया के थ्रू हम क्या करें, वैकेंसी को बताएं, लोगों को बताएं, कैंडिडेट को बताएं, ताकि जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स है उन तक ये रीच हो सके, है ना। जो कैंडिडेट हमें चाहिए उन तक ये बात पहुंच सके कि अच्छा, हमें ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है। So searching involves attracting the job seekers to the vacancies. सर्चिंग में क्या होता है, जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब पाना चाहते हैं, उनको क्या करना, वैकेंसी की तरफ अट्रैक्ट करना। सो द सोर्सेस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। जो सोर्स है स्टूडेंट, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। द फर्स्ट वन इज इंटरनल सोर्स एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोर्स, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम की बात करें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बात करें अगर इंटरनल सोर्सेज की, तो नाम से पता चल रहा है ना, इंटरनल सोर्स यानी अंदरूनी कुछ बात है, ठीक है। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर टू हायरिंग एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉय को हायर किया जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कैसे एम्प्लॉय को हायर किया जाएगा, तो इन सारी चीजों से। फर्स्ट तो आपका हो गया प्रोमोशन। अब देखिए, प्रोमोशन मीन्स क्या होता है कि किसी के पद को क्या करना, उन्नति कर देना, यानी पदोन्नति जिसे बोला जाता है। यानी कि मान लिया जाए पहले वो ग्रुप सी पे था, अब हमने उसे क्या कर दिया, ग्रुप बी पे कर दिया, क्योंकि ग्रुप बी पे वैकेंट पोजीशन था, वहां पे हमें जरूरत थी और इस पर्सन के पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है कि वो उस जॉब स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करता है, तो हमने क्या किया, उसे प्रमोशन कर दिया। दूसरा होता है ट्रांसफर, यानी कि एक जगह से, एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में हमने ट्रांसफर कर दिया। जैसे मान लिया जाए एक जियोग्राफिकल एरिया है ए, दूसरा जियोग्राफिकल एरिया है बी। जियोग्राफिकल एरिया जो बी है, वहां पे हमें एक कैंडिडेट की जरूरत है
और यहाँ पे जो है उसी डिपार्टमेंट है, ये कैंडिडेट है जो कि अगर ना रहे तो भी हमारा काम इफिशिएंटली चल सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर इस जगह पे कर देंगे, डेट इज बी जियोग्राफिकल एरिया पे। ये होता है ट्रांसफर। तीसरा होता है इंटरनल सोर्स में क्या, फॉर्मर एम्प्लॉयज, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के पहले एम्प्लॉय रह चुके हैं, जो किसी कारणवश एम्प्लॉय से मीन्स जो किसी कारणवश ऑर्गेनाइजेशन से चले गए हैं या उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनको क्या करना, हायर करना, ये भी इंटरनल सोर्स में आता है। द नेक्स्ट वन इज इंटरनल एडवर्टीजमेंट, दैट इज जॉब पोस्टिंग। और ये देखिए, ये भी कभी कभी आपसे 4 मार्क्स में पूछ दिया जाता है कि इंटरनल एडवर्टीजमेंट या जॉब पोस्टिंग क्या होता है। तो देखिए, इंटरनल एडवर्टीजमेंट नाम से पता चल रहा है ना कि इसमें क्या किया जाएगा, इंटरनली एडवर्टाइज किया जाएगा, है ना। तो इंटरनली एडवर्टाइज करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही क्या किया जाएगा, एडवर्टीजमेंट किया जाएगा। लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है उसके होम पेज पे क्या दिया जाएगा, जॉब ओपनिंग्स दिए जाएंगे, या जो पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, उनको अनाउंसमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन में ही बता दिया जाए कि आपके लिए ये ओपनिंग्स खाली है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या सारे को मेल कर दिया जाए, मेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ना, सारे का मेल आईडी है अपने पास में और हमने सारे को मेल कर दिया कि ये ओपनिंग्स खाली है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, इंटरनल एडवर्टीजमेंट, जॉब पोस्टिंग। नेक्स्ट है प्रीवियस एप्लीकेशन, मीन्स जिन कैंडिडेट्स ने पहले एप्लीकेशन दिया था लेकिन उनका जो है स्क्रीनिंग में फिल्टर हो गया था, स्क्रीनिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, उनको क्या करना, फिर से एक बार हायर करना, फिर से एक बार चेक करना क्या उन्होंने अपने एबिलिटी को डेवलप किया है या क्या वो इस पोजीशन के लिए अब सुटेबल हैं या नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरनल सोर्स। और हम ऐसा मान के चल रहे कि आप इन सारे पे एक एक लाइन लिख दीजिएगा स्टूडेंट। अगर आपसे इंटरनल सोर्स अकेले भी पूछा जाता है, इन सारे पे आप एक एक लाइन लिख दिए और इतना बता दिए तो लिख ही दीजिएगा, तो आपको इजीली 4 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स दोनों एक ही साथ पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो हम लोग अब एक्सटर्नल सोर्स की बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर टू हायरिंग एम्प्लॉयज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या होता है, एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से हायर किया जाता है, यानी कि वो पहले से ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है, बाहर से उनको लाया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, कि यहाँ पे क्या जो भी प्रोफेशनल है उनको हायर किया जा रहा है, जो भी स्किल्ड एम्प्लॉय है उनको हायर किया जा रहा है बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है स्टूडेंट, बेसिकली सरकार का एक गवर्नमेंट की ओर से चलाया गया एक बोल सकते हैं वेलफेयर प्रोग्राम है, या वेलफेयर नहीं बोल सकते तो गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसे हिंदी में देखिए क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट मीनिंग इसका होता है, देखिए ना क्या था, हाँ, रोजगार नियोजन। आप लोग सर्च कीजिएगा एक बार नेट पे, रोजगार नियोजन या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हर एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसिलिटी चलाया जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, बेसिकली कि जो जॉब सीकर्स हैं हमारे स्टेट में, हमारे प्रदेश में, उनको क्या मिल सके, जॉब मिल सके। और जो एम्प्लॉयर है, यानी कि एज ए एम्प्लॉयर अगर हम एम्प्लॉय को हायर करना चाह रहे हैं तो ये एज अ लिंक काम करता है। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है वो इस पे पहले से रजिस्टर्ड है और एम्प्लॉयर यहाँ पे एज ए एम्प्लॉयर रजिस्टर करके जो रिक्वायर कैंडिडेट होते हैं उनको क्या कर लेता है, हायर कर लेता है। ओके, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। अलग अलग कंसल्टेंसी सर्विसेज होते हैं स्टूडेंट, जो कि क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कैंडिडेट को हायर करते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, और कुछ चार्ज जो है, मिनिमल फी जो होता है वो ये लोग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट्स। यस, ये तो सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं आप अखबार में कर सकते हैं, अलग अलग आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप कहाँ कहाँ वेबसाइट पे एडवर्टाइज कर सकते हैं, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब देखिए कई सारे ऐसे प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जहाँ पे पहले से एम्प्लॉय रजिस्टर्ड होते हैं, कई सारे ऐसे संगठन हैं, और एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि इन प्रोफेशनल एसोसिएशन से कांटेक्ट करके उन एम्प्लॉय को हायर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट, जिसके बारे में आप सारे लोग जानते हैं कि कैंपस से ही फ्रेशर्स को हायर कर लिया जाता है, लाइक कॉलेज कैंपस से, तो इसे कैंपस रिक्रूटमेंट कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज वर्ड ऑफ माउथ। अब ये देखिए काफी लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है।
ये भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या, नेम से पता चल रहा है कि मुंह से निकला हुआ शब्द, है ना, जुबान से निकली हुई दास्तां। तो वर्ड ऑफ माउथ का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो क्या करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को जो कि उस जॉब से मीन्स उस जॉब स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करते हैं उनको बताएं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और जब आपका जो एम्प्लॉय है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, वो अगर हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, तो वो जरूर बताएगा। जिससे क्या होता है कि वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस पोजीशन के लिए क्या करते हैं, वो एक तरह से बोले तो अप्लाई करते हैं। या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, ये भी हो सकता है कि वो रेफरल देते हैं। रेफरल का भी एक सिस्टम होता है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो रेफरल पे भी करते हैं। ठीक है, अगर रेफर करने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो फुलफिल कर जाता है उस जॉब स्पेसिफिकेशन को, तो आपको कुछ बोनस अमाउंट भी दिया जाता है, जिससे कि ये वर्ड ऑफ माउथ थोड़ा सा ज्यादा काम करता है। तो ये था टोटल एक्सटर्नल सोर्सेस स्टूडेंट। ओके, तो जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो थर्ड स्टेप था दैट इज सर्चिंग, ये भी यहाँ पे एंड हो गया। हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के बाद हमने स्ट्रेटेजी डेवलप कर लिया, हमने सर्च कर लिया कैंडिडेट को। अब कैंडिडेट हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या में आए, हम हमारे पास तो इतना पोजीशन है भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टरिंग करेंगे, है ना, फोटो फिल्टर नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैंडिडेट को फिल्टर करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो द फोर्थ स्टेप इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग। इसमें क्या होता है बेसिकली, स्क्रीनिंग स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग द कैंडिडेट्स। जब आप कैंडिडेट को सोर्स कर लिए, एक जगह आपने एकत्र कर लिया है, उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्रीनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग द एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। यानी स्क्रीनिंग क्या है, फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन को फिल्टर करना। क्योंकि कैंडिडेट्स का काफी सारा एप्लीकेशन आपके पास आया हुआ है, आपको तो थोड़ा जितना पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन है, उतने ही पोजीशन के लिए आप हायर कीजिएगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को फिल्टर करना होगा, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से करती है। तो स्क्रीनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। स्क्रीनिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अहम हिस्सा है, दैट हेल्प्स इन रिमूविंग अनक्वालिफाइड और इररिलेवेंट कैंडिडेट्स, जो कि हेल्प करता है जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स है या जो इररिलेवेंट कैंडिडेट्स है, जो कि उस जॉब स्पेसिफिकेशन को मैच नहीं करते हैं, उनको फिल्टर करने में, उनको छांटने में। विच वेयर रिसीव्ड थ्रू सोर्सिंग, जो कि सोर्सिंग के थ्रू आ गए। तो स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग, आपको ऐसे इसके बारे में काफी ज्यादा पता होगा। ठीक है, काफी लोग जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जॉब में, आप में से कई लोग जो है वो जॉब करने वाले होंगे, या कई लोगों का फिफ्थ सेम में या फाइनल ईयर में जॉब लग चुका होगा, तो आपको इसके बारे में मालूम होगा। So the screening process of recruitment consists of 3 steps। जो screening process होता है रिक्रूटमेंट का, वो उसमें 3 स्टेप होते हैं। The first one is reviewing of resumes and cover letters। आपको रिज्यूमे के बारे में पता होगा, आप लोग जब अप्लाई किए होंगे फाइनल ईयर में, जो आपका जो ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ होगा उसमें, तो आपने अपना अपना रिज्यूमे दिया होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, उसका रिव्यू होता है। जब उसका रिव्यू हो जाता है देन क्या होता है, टेलीफोनिक और वीडियो इंटरव्यू होता है। जब वो भी हो जाता है उसके बाद टॉप कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया जाता है। टोटल ये 3 प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट स्क्रीनिंग में, और यही तीनों प्रोसेस हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। थोड़ा सा हम लोग इसको भी डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी पॉइंट हमारा नहीं छूटे स्टूडेंट। तो बात करें अगर हम लोग रिव्यूइंग ऑफ रिज्यूमेज एंड कवर लेटर्स की, तो ये क्या है, स्क्रीनिंग का फर्स्ट स्टेप है। इस प्रोसेस में क्या होता है, रिज्यूमेज ऑफ द कैंडिडेट्स आर रिव्यूड। जो कैंडिडेट्स का रिज्यूमे है उसको रिव्यू किया जाता है और चेक किया जाता है कि कैंडिडेट का जो एजुकेशन है, जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो ओवरऑल उसका बैकग्राउंड है, वो मैच कर रहा है जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या नहीं कर रहा है। ओके, वाइल रिव्यूइंग द रिज्यूमेज, रिज्यूमे को रिव्यू करते के समय एन एचआर एग्जीक्यूटिव मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। जो फॉलोइंग पॉइंट्स नीचे बताए गए उसको ध्यान में रखना चाहिए एचआर एग्जीक्यूटिव को, डेट इज ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव को, जब वो रिज्यूमे को रिव्यू कर रहा है। टू इंश्योर बेटर स्क्रीनिंग ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट्स, ताकि जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है, जो हमारे पास उम्मीदवार आने वाले हैं, जिनका हम चयन करने वाले हैं,
उनका बेटर स्क्रीनिंग हो सके। ऐसा नहीं हो कि जो क्वालिफाइड था उसका भी क्या हो गया, छटाई हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? द फर्स्ट वन इज रीजन फॉर चेंज ऑफ जॉब। कई सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कि जॉब को चेंज कर रहे हैं, तो आखिर उनका क्या रीजन है? लॉन्गेविटी विथ ईच ऑर्गेनाइजेशन, अगर पहले से किसी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर चुके हैं तो उनके साथ कितना उनका ड्यूरेशन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कैंडिडेट है वो बार बार जॉब स्विच कर रहा है। तो ऐसे में ये एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि कल को ये मेरे भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट, कहीं एम्प्लॉयमेंट में लॉन्ग गैप्स तो नहीं है, ये स्किल्ड है या नहीं है। जॉब हॉपिंग हो सकता है कि क्या ये बार बार जॉब छोड़ रहा है ना। लैक ऑफ कैरियर प्रोग्रेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें माइंड में रखना पड़ता है एचआर एग्जीक्यूटिव को जब वो किसी रिज्यूमे को रिव्यू कर रहा होता है। जब रिज्यूमे हमारा रिव्यू हो जाता है स्टूडेंट, तो क्या किया जाता है, यहाँ से कुछ रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। हर एक रिज्यूमे को नहीं, कुछ रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। तो रिज्यूमे लेवल पे भी क्या हो गया, स्क्रीनिंग हो गया। उसके बाद क्या किया जाएगा, स्क्रीनिंग में ही टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंड स्टेप है स्क्रीनिंग का। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जब आपका रिज्यूमे स्क्रीन्ड हो चुका है, द कैंडिडेट्स आर कॉन्टेक्टेड थ्रू फोन और वीडियो बाय हायरिंग मैनेजर। हायरिंग मैनेजर के द्वारा कैंडिडेट को फोन के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू कॉन्टेक्ट किया जाता है। द स्क्रीनिंग प्रोसेस हैज 2 आउटकम्स। अब जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है उसके 2 आउटकम होते हैं। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन वेरीफाइंग द कैंडिडेट्स वेदर दे आर एक्टिव और अवेलेबल। ये वेरीफाई करने में हेल्प करते हैं कि जो कैंडिडेट है वो अभी एक्टिव है इस जॉब के रिलेटेड और अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, मीन्स जब हम टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू कंडक्ट कर लिए तो हमें ये पता चल जाता है, ये वेरीफाई हो जाता है कि अच्छा ये कैंडिडेट अभी अवेलेबल है और ये एक्टिव है इस जॉब को करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इट ऑल्सो हेल्प्स इन गिविंग अ क्विक इंसाइट अबाउट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड, यानी कि ये हमें एक क्विक इंसाइट देता है जब हम किसी से वीडियो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, या आप लोग भी दिए होंगे, मैंने भी दिया है। तो ये बताता है उसी समय कि उस कैंडिडेट का एटीट्यूड क्या है, उसका आंसर जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया किस हिसाब से आंसर कर रहा है, एबिलिटी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा इंटरव्यू में ध्यान दिया जाता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आउटकम होता है किसका, टेलीफोनिक और वीडियो इंटरव्यू का। जब ये भी हो गया स्टूडेंट, दैट इज टेलीफोनिक और वीडियो इंटरव्यू आपका हो गया, उसके बाद क्या किया जाता है, आइडेंटिफाइंग द टॉप कैंडिडेट्स। टॉप कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, मीन्स क्या, ये फाइनल स्टेप होता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो क्रीम लेयर या जिसे टॉप लेयर बोल सकते हैं रिज्यूमे का, उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, विच मेक्स इट इजी फॉर द हायरिंग मैनेजर टू टेक अ डिसीजन, जो कि हायरिंग मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मीन्स पहले हमारे पास बहुत सारा रिज्यूमे था, हमने क्या किया, सबसे पहले रिज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट किया, कुछ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ रिज्यूमे को हटा लिया। अब इन सारे रिज्यूमे जिस भी कैंडिडेट के थे हमने उनको टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू के लिए बुलाया, हमने उनके साथ इंटरव्यू किया। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए जो टॉप लेयर, जो क्रीम लेयर के थे, उनको हमने निकाल लिया, बाकी को हमने फिल्टर कर दिया, छाड़ दिया। तो ये जो टॉप कैंडिडेट्स हो गए स्टूडेंट, अब इन्हें क्या करेंगे, हम चयन करेंगे। तो दिस प्रोसेस हैज द फॉलोइंग 3 आउटकम्स। इस प्रोसेस का 3 आउटकम होता है। शॉर्ट लिस्टिंग टॉप रिज्यूमेज फॉर रिव्यू बाय द हायरिंग मैनेजर। सबसे पहले तो हायरिंग मैनेजर के द्वारा जो टॉप रिज्यूमे है उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। प्रोवाइडिंग इनसाइट एंड रिकमेंडेशंस टू द हायरिंग मैनेजर। हायरिंग मैनेजर को ये क्या करता है, इनसाइट और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स द हायरिंग मैनेजर्स टू टेक अ डिसीजन टू हायरिंग द राइट कैंडिडेट। जब आप क्रीम लेयर टॉप लेयर को अलग कर रहे होते हैं तो ये हायरिंग मैनेजर को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, है ना। जब आपने रिज्यूमे अलग कर लिया है और जब आपने उसके बाद इंटरव्यू ले लिया है, तो उसके बाद ये आपको एक तरह से हेल्प कर रहा है कि किस कैंडिडेट में ये खासियत है, एबिलिटी है कि ये आपके जॉब स्पेसिफिकेशन को फुलफिल कर सकता है। ओके, तो ये था स्टूडेंट बेसिकली फोर्थ हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का स्टेप था, डेट इज स्क्रीनिंग। हमने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के बाद स्ट्रैटेजी डेवलप किया, उसके बाद हमने सर्च किया कैंडिडेट को सर्च करने के बाद हमने उनका स्क्रीनिंग किया और उसके बाद हमने उनको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, दैट इज उनका चयन कर लिया।
अब सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। ये क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट स्टेप इज इवेल्युएशन एंड कंट्रोल इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप है। इस प्रोसेस में क्या होता है, द इफेक्टिवनेस एंड द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसेस एंड द मेथड्स आर असेस्ड। यानी कि इसमें ये चेक किया जाता है कि हमने जो प्रोसेस, हमने जो तरीके अपनाए हैं रिक्रूटमेंट का, क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो वैलिड है, इसका आकलन किया जाता है। रिक्रूटमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि रिक्रूटमेंट क्या है, एक कॉस्टली प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट कंपनी का खर्च होता है। Hence, it is important that the performance of the recruitment process is truly evaluated. इसीलिए यह आवश्यक है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के परफॉर्मेंस को क्या किया जाए, अच्छी तरीके से इवेल्युएट किया जाए, अच्छी तरीके से चेक किया जाए। तो द कॉस्ट इनकर्ड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आर टू बी इवेल्युएटेड एंड कंट्रोल्ड इफेक्टिवली। इसीलिए जो कॉस्ट इनकर्ड होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में स्टूडेंट, उसे क्या किया जाता है, इफेक्टिवली क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। यानी कि सारे जो भी खर्च वगैरह हुए उन्हें इवेल्युएट करना है, उनका कैलकुलेशन करना है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, निम्नलिखित। सैलरीज टू द रिक्रूटर, सबसे फर्स्ट जो रिक्रूटर्स थे उनको कितनी सैलरी दी गई, ये भी आपका खर्च में ही आ गया। दूसरा क्या है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, हमने कई जगह पे एडवर्टाइजिंग किया, उसमें भी खर्च होता है। एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन द रिक्रूटमेंट मेथड दैट इज एजेंसी फीस, और भी कई सारे खर्च लाइक एजेंसी फीस, अगर हमने किसी कंसल्टेंसी सर्विस से डिस्कस किया, कंसल्टेंसी सर्विस से रिक्रूट कराया, तो हमें उन्हें भी फी देना पड़ता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड रिक्रूटमेंट ओवरहेड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हुआ, जो अलग ओवरहेड हुआ, वो सारा। ओवर टाइमिंग एंड आउटस्टैंडिंग कॉस्ट, जो ओवर टाइमिंग का कॉस्ट हुआ या जो अलग से बकाया हुआ। वाइल द वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड, जब हमारा वैकेंसी जैसे खाली रह गया, फुलफिल नहीं हो पाया, तो जो हमारा ओवर टाइम कॉस्ट हुआ वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। पोस्ट इनकर्ड इन रिक्रूटिंग सुइटेबल कैंडिडेट्स फॉर द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस, फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट का जब फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस हुआ उसमें जो कॉस्ट हमारा लगा। टाइम स्पेंट बाय द मैनेजमेंट एंड द प्रोफेशनल्स इन प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशंस एंड कंडक्टिंग इंटरव्यू, जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके द्वारा जो समय का व्यय हुआ, उनके द्वारा जो टाइम खर्च हुआ जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करने में, जॉब स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर करने में और इंटरव्यू को कंडक्ट करने में, उसे भी तो कैलकुलेट करना है, उसे भी तो इवेल्युएट करना है। तो ये सारा चीज क्या होता है स्टूडेंट, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल में क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, चेक किया जाता है। नाउ फाइनली क्या होता है, द क्वेश्चन दैट इज टू बी आस्क्ड, जो क्वेश्चन इसमें अराइज होता है क्या, वेदर द रिक्रूटमेंट मेथड्स यूज्ड आर वैलिड और नॉट, जो हमने रिक्रूटमेंट मेथड यूज किया क्या वो वैलिड है या नहीं। एंड वेदर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इटसेल्फ इज इफेक्टिव और नॉट, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने अपनाया क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्टैटिकल इंफॉर्मेशन ऑन द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी इफेक्टिव, यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने किया है उसमें जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, हमारा जो खर्च आया है, उसका जो स्टैटिकल इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये किस में किया जाता है स्टूडेंट, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल में इसे क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है बेसिकली, कि जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है जिससे हमने एम्प्लॉय को रिक्रूट किया है, क्या वो हमारा इफेक्टिव है, हमने सही ढंग से किया है या कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये था हमारा लास्ट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का स्टेप था ये। तो इस प्रकार से हमने स्टूडेंट जो पांचों स्टेप थे उसे हमने डिस्कस कर लिया। मैं फिर से एक जल्दी से क्विक ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहला स्टेप है हमारा रिक्रूटमेंट प्लानिंग। उसमें क्या किया जाता है, बेसिकली प्लानिंग किया जाता है। जॉब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है वैकेंसी जो होती है, उसके बाद जॉब को एनालाइज किया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन रेडी करते हैं इस प्रकार से। उसके बाद क्या किया जाता है, स्ट्रैटेजी को डेवलप किया जाता है, सेकेंड स्टेप, यानी कि किस प्रकार से हमें क्या करना है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को करना है, हमें हायर करना है। देन जब स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाता है देन सर्च किया जाता है ना, एम्प्लॉय को सर्च किया जाता है। अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं, हम लोग देख चुके हैं सोर्सेस, इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस। जब हमने सर्च कर लिया उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है स्क्रीनिंग करना, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग वाला काम।
जब हमने शॉर्ट लिस्टिंग भी कर लिया देन हम लोग क्या करते हैं, टॉप लेयर जो क्रीम लेयर होता है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है इवेल्युएशन एंड कंट्रोल का, जिसमें क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। इससे ज्यादा आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ये भी बहुत ज्यादा हो गया है, इतना भी आपको जानना नहीं था। लेकिन अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देख लिया है स्टूडेंट, तो जरूर से कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ हमने वीडियो को लास्ट तक देखा है, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। आपको सारी चीज आई होप समझ में आ गई होगी। और देखिए जो ये पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मेमोरी में। जी हाँ बिल्कुल। और इस पीडीएफ को अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मौजूद है। ओके, तो आप इसे जरूर से डाउनलोड कर लें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।